तो आ गए तुम, बड़ी जल्दी आ गए तुम। तो चलो, जब आ गए हो तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम क्लास 8th का साइंस का 13 चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में हम ध्वनि चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलो अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखने। तो अब आप देख सकते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे आ गए हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आपको सही आंसर्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि ध्वनि संचरित हो सकती है या नहीं। तो आपको बताना है, नहीं, आपको ये नहीं बताना है, आपको बताना है कि किस चीज़ में ध्वनि संचरित हो सकती है। तो पहला, केवल वायु में या गैस में। ऐसा तो नहीं है कि केवल वायु या गैस में ही ध्वनि संचरित हो। और इसमें दूसरा पॉइंट है, केवल ठोसों में। ऐसा भी नहीं है कि केवल ठोस में हो, केवल द्रव में। और लास्ट है हमारे पास, ठोस, द्रव और तथा गैसों में। तो इसका आंसर होगा ठोस, द्रव तथा गैसों में, क्योंकि ध्वनि इन तीनों ही चीज़ों में संचरित हो सकती है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो अब आपको इसमें से एक आंसर बताना है। तो इसमें छोटे लड़की की या फिर छोटे लड़के की या फिर पुरुष की या फिर महिला की। तो इसमें आंसर आएगा छोटे लड़के की। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में सही या गलत, यानी कि आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो अब हम देखते हैं, क इसमें दिया गया है हमारे पास, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। यहाँ पे पहला टॉपिक है कि ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ये ट्रू है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वातावरण नहीं है, वहाँ पर ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। तो ये आपका ट्रू होगा। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका फॉल्स। अब आपके सामने तीसरा पॉइंट है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कंपन का अगर आयाम अधिक है तो ध्वनि क्या होगी, मंद होगी। तो ये है आपका फॉल्स। ये आपका फॉल्स होता है। अगर कंपन आयाम अधिक होता है तो ध्वनि मंद नहीं होती है। अब हम चौथा देखते हैं, मानव कानों के लिए श्राव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये आपका ट्रू है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मानव कानों के लिए श्राव्य का परास कितना है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारोत्य उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तो क्या होता है, तारोत्य उतना ही अधिक होगा। ये गलत है। तो इसमें आप लिखेंगे फॉल्स। अब हम देखते हैं, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। जो अवांछित और अप्रिय ध्वनि होती है उसे हम संगीत कहते हैं। ऐसा तो नहीं होता। अवांछित और अप्रिय जो हमें पसंद नहीं आती है उसको हम संगीत नहीं कहते हैं, वो नॉइस होती है। तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे। अब हम लास्ट देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अक्षमता उत्पन्न कर सकती है। तो इसका आंसर होगा आपका ट्रू। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डैश कहते हैं। अब किसी वस्तु द्वारा अगर एक जो दोलन होता है उसको पूरा करने में जो समय लिया हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आवर्तकाल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आवर्तकाल। ख है यहाँ पे, प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। जो प्रबलता कंपन होती है वो किससे निर्धारित की जाती है, आयाम से निर्धारित की जाती है।
आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक यहाँ पर डैश होता है, तो आपको लिखना है कि क्या होता है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं। जो अवांछित ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे शोर कहते हैं, यानी कि नॉइस। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश। इसका आंसर होगा आपका आवृत्ति। इसका आंसर आपका क्या होगा? फिफ्थ वाले का होगा आपका आंसर आवृत्ति। आप यहाँ पर आवृत्ति लिखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। जो एक दोलक है वो 4 सेकंड में कितनी बार? 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक दोलन जो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आपको आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो अब हम इसका पहले आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। दोलन पूरा करने में लगा समय कितना है हमारे पास? 4 सेकंड। 4 सेकंड हमारे पास दोलन करने का समय है। और एक दोलन पूरा करने में लगा समय फिर क्या होगा? हम लिखेंगे 4/40। और अब हम इसको 4 को अगर 4 से काटते हैं तो 4 1 जा 4 होता है और 4 10 जा 40। तो इसका मतलब हमारा क्या आया? 0.1 पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि एक दोलन पूरा करने में उसे कितना समय लगा? 0.1 सेकेंड लगा। अब हम देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी है? 40। और 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी होगी फिर? 4/40। तो 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं? 10। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना होगा? तो अब आपको बताना है कि जो एक मच्छर होता है वो अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसका आपको आवर्तकाल बताना है। तो अब हम देखते हैं कि 500 कंपन करने में कितना समय लगा? 1 सेकेंड। तो एक कंपन करने में कितना लगेगा? 1/50 सेकेंड लगेंगे। तो यानी कि 0.002 सेकेंड लगेंगे एक कंपन करने में। अब अगला 7th क्वेश्चन है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। अब आपको कुछ यंत्र दिए गए हैं और इनमें से आपको वह भाग पहचानना है जो कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो पहला पॉइंट है ढोलक। तो ढोलक में क्या होता है? जो तनित झिल्ली, पतली सी झिल्ली होती है, वो जब वाइब्रेट होती है तब जाके ध्वनि उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है सितार। तो सितार में जो तार होती है जब वो कंपित होती है तब जाके ध्वनि उत्पन्न होती है। और बांसुरी में वायु स्तंभ। वायु स्तंभ क्या होता है? कंपित होता है, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन 8th है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो यहाँ पर आपको शोर और संगीत में अंतर बताना है और ये भी बताना है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जब कि संगीत भी शोर बन जाता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। शोर, अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, जो हमें पसंद नहीं आती है। और संगीत, सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं जिसमें स्वर होते हैं। यह सुखद होती है। इससे हमें क्या होता है? ये सुखद होती है। हाँ, संगीत कभी कभी शोर बन जाता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। अब यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। अब जो आपके वातावरण में ध्वनि प्रदूषण होता है उसके जो स्रोत हैं उनकी सूची बनाइए। तो अब हम लिखते हैं वाहनों की ध्वनियाँ। जो वाहन होते हैं उनकी ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। विस्फोट, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउड स्पीकर, वातानुकूलक, कूलर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टीवी आदि, इन सब से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब यहाँ पे आपके सामने 10th क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। अब आपको बताना है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो मानव के लिए किस तरह हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। इससे क्या होता है? अनेक
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप आदि। और दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो सकती है। सबसे मेन पॉइंट कि आदमी की जो सुनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, कान कमज़ोर हो जाते हैं। अब यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर देने के प्रस्ताव किया गया। आप अपने माता पिता को कौन से मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो अब आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं और उन्हें मकान कहाँ कहाँ मिल रहा है? एक सड़क के किनारे तथा एक सड़क के 3 गली छोड़कर पीछे, मतलब यानी कि सड़क से 3 गली छोड़कर पीछे मिल रहा है। तो आप अपने माता पिता को कौन सा मकान लेने के सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो आप क्या करेंगे? अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह की मकानों में से चुनाव करने का मौका है, तो हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। इस मकान में क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफ़ी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे जो बने हुए मकान में वाहनों की ध्वनियाँ आदि ज़्यादा सुनाई देगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें हो सकती हैं तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होता है, इसलिए सड़क से 3 गली छोड़कर जो बना हुआ मकान है वही उत्तम होगा। अब आपके सामने 12th क्वेश्चन है, मानव वाक्यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। अब जो मानव का वाक्यंत्र होता है उसका आपको चित्र बनाना है और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करनी है। मानव अपने ध्वनि वाक्यंत्र का या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अब इसका आंसर देखते हैं। वाक्यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यंत्र कहाँ पर होता है? जो श्वास नली होती है उसके ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यंत्र की आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण छिरा बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक्यंत्र तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है जब वे ढीले और मोटे होते हैं। यहाँ पर आपको वाक्यांत्र का चित्र दिया गया है। कुछ इस तरह से आप वाक्यांत्र का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका वाक्यांत्र है। आपका क्या यार, हम सब का यही वाक्यांत्र है। अब हम 13th और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा जब आसमान में बिजली कड़कती है तो हमें बिजली पहले दिखाई देती है और उसके बाद ध्वनि थोड़ी देर में आती है। तो अब आप इसका आंसर लिखेंगे, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। नहीं, यहाँ पे गलत लिखा गया है। प्रकाश की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे। और ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक होती है, इसलिए वह हमें आवाज़ सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। ये तो था ध्वनि चैप्टर की एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मॉडर्न मास्टर जी के साथ पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।